नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं। जैसा कि आप में से बहुत सारे छात्रों ने इस बात को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखा कि बिहार के प्रमुख मिट्टी पर चर्चा किया जाना चाहिए, और मुझे भी लगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो हर बार एक दो प्रश्न यहाँ से रहता ही रहता है। और टॉपिक अपने आप में बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। मैं बहुत आसान से आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि बिहार की जो मृदा है उसको 3 भागों में बांट करके और बहुत आराम से उसकी स्टडी कर ले जाएंगे और आपको याद भी रह जाएगा। मैप के जरिए मैं आपको बता दूंगा। जनरली क्या होता है कि जब हम मिट्टी के विषय में पढ़ते हैं तो बहुत थ्योरेटिकली पढ़ाई करते हैं ना, किताबी पढ़ाई बहुत करते हैं, डेटा फैक्ट बहुत चीज़ें याद करते हैं, और ये होता है क्या है कि एग्जाम में जा करके ये सब मिक्स हो जाता है, उस क़यामत के दिन में कुछ याद नहीं आता। तो यहाँ हम मैप के जरिए कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, उससे आपको याद रहने वाला है। तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। बिहार की मृदा को लेकर के बात करते हैं। देखिए, बिहार की मृदा की बात करेंगे तो यहाँ पर मृदा का जो अध्ययन है वो एक वैज्ञानिक और नियोजित तरीके से किया गया है। अब कहाँ, किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा किया गया है, इस संस्था का नाम ध्यान रखिएगा। मैं लगातार इस संस्था का चर्चा किया हूं, सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। देखिएगा, आपको ध्यान होगा जब मैंने कहा कि मिथिला मखाना नाम बड़ा और उसको जीआई टैग दिया गया 2022 में, तो विवाद जो हुआ था बिहार मखाना और मिथिला मखाना को लेकर के, इसी संस्था ने उसको सॉल्व किया, एक तरह से कह सकते हैं, और इसी संस्था ने नाम भी भेजा था आगे। तो सबौर कृषि विश्वविद्यालय जो है पिछले 1-2 साल में बहुत अधिक चर्चा में रहा है बिहार में, और एक बेहतरीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में यह अपनी पहचान बना चुका है। भागलपुर में है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि बिहार के मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बिहार की पूरी जो व्यवस्था है, जो बिहार का पूरा क्षेत्रफल है, इसको 3 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया अध्ययन के लिए, ताकि पढ़ना लिखना आसान हो सके। अब 3 भाग कैसे डिसाइड किया गया है? एक कहा गया उत्तरी बिहार के मैदान का हिस्सा होगा, यानी कि गंगा के उत्तर की बात की गई है, मिथिला वाले रीजन का। एक कहा गया है जो दक्षिणी बिहार के मैदान की मृदा होगी, गंगा के दक्षिण मगध वाला हिस्सा, और फिर दक्षिण पठार की मृदा की बात की गई है, जो झारखंड से लगता हुआ एरिया है। चलिए अब इसी चीज को हम जरा मैप पर देख लेते हैं, ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए, पहला मैंने क्या कहा था, उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये है गंगा नदी। जैसे जैसे मैं बताते चलता हूं ना, बस ध्यान रखिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। गंगा नदी जो है बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए फ्लो करती है, आगे बढ़ती है। यहाँ पर बक्सर से एंट्री करती है, और बक्सर का एक जगह पड़ता है चौसा, वहां से टच करते हुए और कटिहार के पास से ये निकल जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बीच में ये आगे बढ़ते हुए 12 डिस्ट्रिक्ट को टच करेगी। तो यहाँ पर भी ये एक तरह के मिट्टी का निर्माण करेगी, उसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। ये चीज क्लियर। अब चलिए, तो इस गंगा नदी ने क्या किया, बिहार को बिल्कुल स्पष्ट चौहद्दी दी है। अब इसके अंतर्गत भौगोलिक विभाजन किया। ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखने में मिलेगा, ये पूरा हिस्सा, ये हो गया उत्तरी मैदान, बिहार का उत्तरी मैदान कह लीजिए। और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया दक्षिणी मैदान। समझ में आ रहा है ना कि गंगा नदी ने ही ये डिवाइड कर दिया। एक और मैंने आपको बताया था कि ये 2 मृदा तो दोनों जगह का देखेंगे ही, और एक है दक्षिणी पठार की मृदा। अब ये दक्षिणी पठार की मृदा कहां होगी? जाहिर सी बात है, हिस्सा तो गंगा के दक्षिण में ही होगा, लेकिन हम पठार वाले हिस्से में चलेंगे तो ये जो आपको नीचे का एरिया दिख रहा है, छोटा नागपुर के पठार वाला हिस्सा, चूंकि झारखंड इधर है, तो झारखंड से टच करता हुआ हिस्सा ही ये होगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, पहला भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इस 3 हिस्से में हम कुल पढ़ने वाले हैं। ये मसला एकदम क्लियर हो गया ना? यहां अगर कोई भी पूछे, कुछ भी चीजें आप बता देंगे। अब हम यहां से शुरुआत करेंगे कि हम उत्तरी जो मैदान है बिहार का, उसके मृदा के विषय में पढ़ेंगे। अब इस मृदा को अगर देखेंगे तो इसको 4 उपभाग में डिवाइड कर दिया गया, सिर्फ स्टडी के लिए। ध्यान रखिए, जैसे सावौर यूनिवर्सिटी ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने क्या किया, पूरे बिहार को 3 भाग में डिवाइड किया ताकि स्टडी किया जा सके। अब एक एक करके स्टडी करेंगे। पहला जो है
उत्तरी मैदान का मृदा, इसको भी 4 भाग में डिवाइड कर दिया। देखिए ये 4 भाग है ना, 1 2 3 और यहां पर देखने को मिलेगा 4, यानी कि पर्वत पदीय मृदा, तराई मृदा, बांगर मृदा और खादर मृदा। ये भी हम देखेंगे क्या क्या है इसमें, विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तो ये 4 भाग में इसको डिसाइड कर दिया। अब इसके विषय में हम पढ़ लेंगे। अब आ जाता है दक्षिणी मैदान। तो जब दक्षिणी मैदान की चर्चा करेंगे तो इस दक्षिणी मैदान को यहां पर देखेंगे, इसको भी आप देखेंगे 4 भाग में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। इसके विषय में एक एक करके पढ़ लेंगे कि क्या क्या विशेषता है, उपवर्ग है इसका ये। अब ये पठार वाला हिस्सा है, और पठार कौन सा, दक्षिणी पठार की मृदा। तो दक्षिणी पठार की मृदा की हम स्टडी करने वाले हैं। इसको क्या किया है, 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 1 और 2। देखिए कलर अलग अलग है ना, ये कलर और फिर इधर का ये जो रोहतास वाला हिस्सा पड़ता है, ये वाला हिस्सा देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 2 भाग में, ये 4 भाग और ये उत्तरी वाला 4, तो 4 4 8 2 10। कुल मिलाकर के 10 ही मतलब चीजें हैं, 10 उपवर्ग कहिए, इसके विषय में स्टडी करना है। अब एक चीज देखना है कि जब इसकी हम स्टडी करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि कौन कौन नदी है और उस नदी के वजह से किस किस तरह की मृदा का निर्माण हो रहा है। चूंकि मृदा निर्माण में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये मैप आपको समझ में आ गया, इतनी सारी चीजें कि बिहार की स्टडी करने के लिए 3 भाग और इन तीनों के इधर 4 इधर 4 इधर 2 भाग, गंगा नदी बीच में, बाकी नदियों की हम स्टडी करने वाले हैं। उसके हिसाब से पूरा लेक्चर बढ़ने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब हमने क्या कहा था, हम शुरुआत कहां से करेंगे, उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा, यानी कि कहने का तात्पर्य ये वाला हिस्सा पूरा आपका है। और ये हिस्सा कितने भाग में डिवाइड है, 4 भाग में डिवाइड है। तो चलिए चारों को एक एक करके यहां पर देखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा का निर्माण जो है, नदियों की मैंने पहले ही बात किया कि नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो नदियों में देखेंगे तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। अब यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर देखिए कौन सी नदी है, घाघरा, ये कौन सी नदी है, गंडक, ये कौन सी नदी है, बूढ़ी गंडक, ये कौन सी है, कोसी, और ये कौन सी नदी है, महानंदा। तो ये तमाम जो मुख्य नदियां इस हिस्सा में उत्तर में बहने वाली नदियां हैं, ये आगे चल करके सब जो होने वाली है, ये गंगा की सहायक नदियां बनने वाली है। ठीक है, अब गंगा की सहायक नदी बनेगी तो लंबा रास्ता तय करके यहां तक पहुंचेगी, तो आसपास में बाट लाएगी, तमाम तरह के गतिविधि करेगी नदियां, और इस वजह से मृदा का अलग अलग तरह का निर्माण भी करेगी। वो हम देखते अभी चलेंगे। अभी नदियों की स्थिति आप समझ गए, कौन कौन सी नदी, एक बार इस एरिया में फिर से देख लीजिए। ये जो है घाघरा नदी इधर, ये गंडक, ये बूढ़ी गंडक, ठीक है, कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसके अलावा ये महानंदा। मुख्य नदियां, और भी बहुत सारी नदियां इस क्षेत्र में है, लेकिन मुख्य नदियों की यहां पर बात की गई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर निक्षेपित होता है ये नदी द्वारा, तो ये जलोढ़ से यहां पर हुआ है। अब जलोढ़ मृदा में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या तत्व पाया जाता है ना, कई बार इस तरह का प्रश्न रहा है। तो जैसे कि पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्व की प्रधानता अधिक देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। ऐसा पूछा जा सकता है प्रश्न में कि जलोढ़ मिट्टी में किस चीज की कमी होती है, तो ये ध्यान रखना है। इस भूमि की मृदा को 4 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि हमने ये 4 उपवर्ग देखा कि पहला कौन है, पर्वत पदीय मृदा। अब पर्वत पदीय मृदा की बात करेंगे तो ये जो ग्रीन वाला ऊपर ये सब दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा दिखेगा। फिर तराई मृदा की बात करेंगे तो तराई मृदा वाला हिस्सा जो है आपको ये देखने को मिलेगा, एकदम नीचे का हिस्सा बिल्कुल। और बांगर मृदा देखेंगे तो हल्का हल्का येलोइश जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा आप पूर्णिया, सहरसा, ये सब वाला। और अगर आप देखेंगे खादर मृदा तो ये ग्रीन वाला जो हिस्सा पूरा आपको दिख रहा है ये, यानी कि उत्तर के ये चारों को ध्यान रखना है। और डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रखिए। अब हम आगे इसके हिसाब से पढ़ते चलते हैं, मैप आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है, पर्वत पदीय मृदा। अब ऊपर से ध्यान रखना है मैप को, तो क्या है यहाँ पर, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण का उत्तर पश्चिम आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये मृदा पाई जाएगी। यहाँ की मृदा में कंकड़ पत्थर की अधिकता के साथ ही उस उच्च वर्षा क्षेत्र और नमी की अधिकता के कारण दलदलीय मृदा की भी यहाँ पर विकास होगा। और ये अम्लीय मृदा है,
जिसमें अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ पाए जाएंगे और इसे भाबर का मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पर्वत पदीय मृदा को भाबर का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर्वत पदीय से नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, इस मैप पे हमने क्या देखा था, आगे नीचे आएंगे तो तराई में पहुंच जाएंगे। तो चलिए तराई के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। पश्चिम में पश्चिम चंपारण से लेकर के पूरब में किशनगंज तक। अब यहाँ देखिए, इस मैप को देखिए सही से, यहाँ पश्चिम में है, ठीक है, पश्चिम चंपारण, और इसके साथ साथ आप आते चलिए, जब यहाँ आएंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पड़ेगा ये किशनगंज है। तो पश्चिम का हिस्सा ये और पूरब का हिस्सा ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, एक पतली सी पट्टी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। अब ये पतली सी जो पट्टी होगी साथियों, दूसरे किसी कलर से दिखाता हूं थोड़ा सा आपको ये समझ में आए, ये पतली सी पट्टी का जो निर्माण यहाँ पर होगा, ठीक है, यही वाला हिस्सा जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि तराई मृदा होगा, ठीक है। पश्चिम चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर की पतली पेटी में इसका विस्तार पाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। इसे अम्लीय मृदा का रंग, इस अम्लीय मृदा का रंग क्या होगा, हल्का भूला या पीला कलर का होगा और दलदली मृदा होगी ये, ठीक है। अब इसमें धान, गेहूं और पटसन जैसी फसल बेहतर तरीके से लग पाएगी। तो किस मृदा में कौन फसल, वो आपको ध्यान रखना है। बांगर मृदा, चलिए तराई मृदा के दक्षिण में यह मृदा पाई जाएगी। क्या कहा गया है, तराई मृदा के दक्षिण, यानी कि ऊपर पर्वत पदीय तराई मृदा, अब इसके दक्षिण तो उससे नीचे कहा गया है ना बांगर मृदा, ठीक। अब बांगर मृदा का अगर तस्वीर आप देखना चाहते हैं इसी में, तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिखेगा, ये वाला हिस्सा, ये लोकेशन मुख्य रूप से ये वाला बांगर मृदा, येलो वाला जो है वो कहा गया है। अब चलिए यहाँ पर मैप को याद रखना है, अगर मैप से आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको एक मैप से सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दक्षिण में ये होगा तराई के, यानी कि ये नीचे वाला हिस्सा, और इसका रंग जो है हल्का भूरा होगा। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी नदी क्षेत्र में, अभी मैंने आपको दिखाया वो एरिया, और यहाँ पर निम्न उर्वरता श्रेणी की मृदा है, जिसमें गन्ना, गेहूं, धान, मक्का, जूट जैसे फसलों की खेती की जाएगी, और इस मृदा में चूना तथा क्षारीय तत्व की क्या होगी, कमी देखने को मिलेगा। तो बांगर हो गया। आगे चलिए, आगे आपने एक पढ़ा होगा खादर मृदा। अब खादर मृदा क्या है, नवीन जलोढ़ से निर्मित मृदा है, और इसका निर्माण क्या होगा, नदी द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के मैदान में जो मिट्टी लाई जाती है उससे इसका विकास हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होगी, उर्वरता बहुत बेहतर देखने को मिलेगा, इसीलिए इस बेल्ट में आपको फसल बहुत बेहतर देखने को मिलेगा, ठीक है। उर्वरता अधिक होगी, और यहाँ पर गंगा की घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक का निचली घाटी, महानंदा, कोशी, इस प्रकार की मृदा यहाँ पर पाई जाती है, जो नदी मैंने आपको पहले दिखाया। और यह मृदा सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और उससे भी नीचे समस्तीपुर वगैरह जो एरिया है, सब जगह ये देखने को मिलेगा। बहुत उपजाऊ ये है, यानी कि कृषि युक्त कृषि के लायक ये भूमि बेहतर है। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि उत्तर में जो था, उत्तरी मैदान की मृदा की स्टडी कर लिया। अब यहाँ पर दक्षिणी बिहार के मैदान की मृदा हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो फिर से इस मैप पर आ जाइए। अब यहाँ पर ये गंगा नदी, तो जाहिर सी बात है दक्षिण का हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला। ये वाला जो है वो दक्षिणी बिहार के दक्षिणी मैदान की मृदा होने वाली है। यहाँ से गंगा नदी चौसा से बक्सर से एंट्री, और यहाँ कटिहार से ये एग्जिट होती है। तो ये वाला हिस्सा ध्यान रखना। अब इसको भी क्या किया, सुविधा के लिए, स्टडी के लिए 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब 4 भाग यहाँ पर इस ग्राफ में यहाँ पर देखिए, इसमें आपको पहला देखने को मिलेगा दक्षिणी बिहार के मैदान की मृदा में जो मुख्य रूप से जलोढ़ होगा, यहाँ ध्यान रखना, उपजाऊ ये मृदा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस मैप को आपको ध्यान रखना है, यानी कि कुल मिलाकर के ऐसे कह सकते हैं आप, यहाँ से पूरा हिस्सा ये आप याद रखिएगा, इस मैप को इस नज़र से ध्यान रखना है, ताकि अभी मैं आपको इस हिस्से के विषय में ही बताऊंगा, ठीक है। ये अलग अलग भाग में हम इसको डिवाइड करेंगे। अब चलें यहाँ आगे बढ़ जाएं। तो इसमें पहला जो है 4 भाग है, तो पहला भाग इसमें कहता है करेल कवाल या पुरानी जलोढ़ मृदा। ये गंगा के दक्षिण में होगा, ठीक, और छोटा नागपुर का जो पठार है उसके मध्य में, दोनों के बीच में हमने देखा ना मैप में,
कि यहाँ पर गंगा के मध्य और छोटा नागपुर पठार के बीच में, तो ये मध्य का हिस्सा ये हो गया। तो यहाँ पर ये मृदा देखने को मिलेगा। अब डिस्ट्रिक्ट गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, ये मृदा का विस्तार देखने को मिलेगा। रंग भूरा पीला और हल्का पीला यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें जल ग्रहण करने की उच्च क्षमता पाई जाती है। नदी वहां पर ढेर सारी है, तो बाढ़ है, तो जाहिर सी बात है इस मृदा की क्षमता भी इस हिसाब से देखने को मिलेगा और उर्वरता जो है अत्यधिक होगी। जलोढ़ मृदा यहाँ पर आ रही है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, नदियों जो बाढ़ ला रही है उसे, तो इसे बांगर मृदा भी कहा जाता है, जो ठीक आपको उत्तर में भी देखने को मिलेगा। अब ताल मृदा गंगा के दक्षिणी तट के सहारे पटना से लेकर के भागलपुर तक 8-10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी आपको एक देखने को मिलेगा। अब देखिए ये चौड़ी पट्टी यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना, ये कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये इस हिस्से में कहा जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के पटना वगैरह से लेकर के आपको भागलपुर तक, ये भागलपुर का हिस्सा जो है एकदम 8-10 किलोमीटर का आपको चौड़ाई वाला एक पट्टी दिखेगा और इसी पट्टी को कहा जाता है ताल मृदा। ठीक है, अब चलिए मैप से ही सब कुछ पढ़ना है आपको। और यह मृदा बहुत अधिक उर्वरक होगी और इसके आधार पर यहाँ पर देखेंगे कि मोटे कण वाली ये मृदा होगी। इसके आधार पर रबी के फसल के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है और इस मृदा का रंग क्या होगा, धूसर जैसा होगा। ठीक, अब आगे बढ़ जाएं। चलिए, बालथर मृदा तीसरा इसका जो टाइप है वो बालथर है। बालथर क्या है, गंगा के दक्षिणी मैदान के सीमांत तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य एक संकीर्ण पट्टी में इस मृदा का विस्तार पाया गया है, जैसा कि हमने मैप पर भी देखा। और इसका रंग जो होगा पीलापन लिए हुए लाल तथा इसकी प्रकृति जो है वो क्या होगी, अम्लीय। रेत और कंकर की अधिकता के कारण इसमें जल ग्रहण की क्षमता कम पाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी, निम्न उर्वरता वाली मृदा होगी। ठीक है, अब देखिए बालथर मृदा जो है आपको यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला बालथर है। ठीक है, ये वाला बालथर हिस्सा होगा। तो इस एरिया में देखेंगे उर्वरता बहुत नहीं होगी, तो फसल नहीं होगा। होगा क्या, मोटे अनाज जैसे बाजरा, अरहर, मोटे अनाज, इसके कृषि के लिए ये उपयुक्त है। अब एक मृदा चौथा जो इसमें देखने को मिलेगा वह है कगारी मृदा। अब कगारी मृदा का विकास गंगा के दक्षिणी तट, जो दक्षिण के हिस्सा की बात करेंगे और खास करके जो नदियां इस हिस्सा में दक्षिण में, चाहे वो आपको सोन देखने को मिल जाए, है ना, यहीं पर आपको पुनपुन देखने को मिलेगा, फल्गु यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के ये जो नदियां हैं, ये पुनपुन, सोन, ये सारी नदियां इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। या एक नदी और है क्यूल नदी, इसके प्राकृतिक तटबंध के संकीर्ण पट्टी में हुआ। इसका रंग जो है हल्का सा आपको भूरा देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और ये मृदा अगर उर्वरता के आधार पर कहेंगे तो निम्न उर्वरक होगी, क्योंकि इसमें चूना की प्रधानता अधिक पाई जाएगी और इसमें अरहर, मक्का, जौ, सरसों, मिर्च, साग सब्जी, ये सब यानी कि मोटे अनाज और साग सब्जी वगैरह यहाँ पर उगाई जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये 4 देख लिया, इसके 4 टाइप देख लिए, अब बच गया ये 2, है ना, यानी कि ये जो दक्षिण पठार की मृदा है लाल और पीली वाली, ये 2 यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आखिरी दक्षिण पठार की मृदा। इस मृदा का विकास बिहार के दक्षिण में स्थित पठारी भाग में संकीर्ण पट्टी में हुआ है, जैसा कि हमने इस तस्वीर में देखा भी है कि यह हिस्सा यहाँ पर ये वाला देखने को आपको मिलेगा, ये पठारी भाग वाला हिस्सा। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ मुख्य बातें देखने को मिलेगा, इसमें आपको लाल और पीले रंग की मृदा होती है। भौतिक संरचना और रासायनिक परिवर्तन के आधार पर मृदा को 2 उप भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने उसमें 4-4 देखा, यहाँ पर 2 है, लाल एवं पीली मृदा और लाल बलुई मृदा। देखिए इस तस्वीर में, ठीक है, ये 2 तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लाल और पीली मृदा ये, और लाल और बलुई मृदा ये वाला देखने को आपको मिलेगा। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। लाल बलुई मृदा क्या है, बिहार में लाल बलुई मृदा कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। कैमूर और रोहतास का पठारी क्षेत्र वाला हिस्सा ये हुआ। ध्यान रखना है कहाँ क्या चीज है ताकि आपको याद रहे। और यह मिट्टी जो होगा बालू के कणों और लेटराइट से बनी होती है, जिसके कारण इसका रंग क्या होगा, लाल हो जाएगा। और यहाँ मिट्टी क्या होगा, सोच के बताइए, यहाँ मिट्टी अपने आप कम उपजाऊ होगी। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मोटे अनाज जैसे ज्वार और बाजरा की खेती के लिए इसे फिर आप उपयुक्त मान सकते हैं। ठीक है, तो लाल बलुई मृदा हो गया। अब लाल और पीली मिट्टी वाली चलेंगे। दूसरा इसका टाइप
तो यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी दक्षिणी पठारी क्षेत्र में विशेष रूप से बांका, गया, औरंगाबाद, जमुई और मुंगेर आदि जिलों में आपको देखने को मिलेगा। जो ये वाला हिस्सा पूरा है, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर इसके विषय में थोड़ी सी और बात देख लेते हैं। यह मिट्टी जो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन से बनती है और इसीलिए देखेंगे ये कम उपजाऊ भी होगी और इसका लाल रंग जो है लोहे के ऑक्साइडों की उपस्थिति के कारण यहाँ पर बना है। तो कुल मिलाकर के तमाम मिट्टी के विषय में हम थोड़ा बहुत करके देख लिए। 10 तरीका देखना है, यानी कि बिहार के जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो कुल मिलाकर के देखेंगे बिहार की मिट्टी इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, यानी कि एक जो है उत्तरी मैदान, एक दक्षिणी मैदान और आप एक कह सकते हैं पठार वाला हिस्सा, छोटा नागपुर का पठार वाला हिस्सा, दक्षिणी पठार। इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको भी 4 भाग में और इसको 2 भाग में। कुल मिलाकर के अगर बिहार के पूरे मिट्टी के स्टडी करना है तो 3 तो यहां हो गया, मुख्य 3 हो गया, है ना। और यहां पर अगर देखेंगे इसको आप जोड़ देंगे तो 4 4 और 8 और 2 10। ये 10 तरह के मृदा के विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया। अब इसमें देखना पड़ेगा कि वो उपजाऊ है कि नहीं। उपजाऊ है तो वहां पर एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है, मिट्टी में क्या क्या तत्व हैं, है ना। ये तमाम चीजें, बाढ़ प्रबंधता का क्षेत्र किस तरह से है, कौन कौन सी नदी इसके लिए कारक है इस मिट्टी के निर्माण में, ये तमाम चीज जो मैंने अभी आपको पढ़ा है इसको आप सिनॉप्सिस एक साइड बना लीजिए और देखेंगे कि आपका 5 मिनट में उसके बाद ये रिवीजन हो जाया करेगा। क्लियर हो गया। अब चलिए इस पे 10 प्रश्न है, इसका समाधान करते हैं। बिहार की मृदा का क्रमिक वैज्ञानिक एवं नियोजित अध्ययन किस संस्था ने किया है। हम लगातार उसकी चर्चा कर रहे हैं। कृषि सबौर कृषि महाविद्यालय कहां पर है साथियों, भागलपुर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे, उत्तरी बिहार के मैदान में मृदा मुख्यतः किस प्रकार की होती है। और पूछा क्या है, उत्तरी, गंगा नदी बह रही है तो उत्तरी के मैदान में, उत्तरी में क्या होगा, देखिए जलोढ़ होगा ना, क्योंकि नदियों का जाल बिछा हुआ है। घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ये सब गंगा की सहायक है और बाढ़ लाती है, तो फिर जलोढ़ मिट्टी लाएगी, वहां पर उपजाऊ भी होगा ये मिट्टी। जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है। देखिए यहाँ पर ये पूछ दिया है, ये नहीं पूछा है कि है क्या ज्यादा, कमी। तो कमी क्या होगा, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ यहाँ पर कमी होगा यहाँ पर, ठीक है। और ज्यादा क्या होगा, पोटाश होगा, फास्फोरस होगा, चूना, ये सब पर्याप्त मात्रा में होगा। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, पर्वत पदीय मृदा बिहार के किस जिले में पाई जाती है। एकदम ऊपरी हिस्सा चलना पड़ेगा। क्या है, पर्वत पदीय, तो पश्चिम चंपारण तरफ आपको चलना पड़ेगा, एकदम ऊपर नेपाल बॉर्डर पर। तो बी विकल्प के साथ आप यहां पर चलेंगे। और करेल कवाल मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। करेल कवाल, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये कहां है। ये वाला हिस्सा जो देखेंगे वह पुरानी जलोढ़ मृदा के हिसाब से दक्षिणी वाला जो हिस्सा है, दक्षिणी मैदान बिहार का, वहां पर देखने को मिलेगा। और पुरानी जलोढ़ मृदा है तो मुझे बताइए क्या ये उपजाऊ होगी। जाहिर सी बात है ये मृदा उपजाऊ होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ताल मृदा का विस्तार कहां मिलता है। ताल मृदा का लोकेशन आपको पूछा गया है कि कहां पे, क्या वो नेपाल सीमा पे है, पटना से भागलपुर, कैमूर, पठार और पूर्णिया। जरा सोचिए, मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी जो चल रही है तो यहाँ पटना है और यहाँ पर देखेंगे भागलपुर है ना। तो अगर ये वाला हिस्सा जो देखेंगे, इसका जो पट्टी है एकदम साइड से लगता हुआ दक्षिण के हिस्सा में, पटना से लेकर के भागलपुर तक एकदम आप कह सकते हैं 8-10 किलोमीटर की चौड़ाई वाली ये पट्टी है, मुश्किल से ये वाली। तो इसी को ताल कहा जाता है, ताल मृदा। पटना से भागलपुर तक गंगा के दक्षिणी तट पर देखने को मिलेगा, ये गंगा रिवर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप देखेंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। बालथर मृदा की प्रकृति कैसी होती है। बालथर मृदा के विषय में आपसे पूछा गया है और ये पूछा गया क्या वो क्षारीय है, क्या वो अम्लीय है, लवणीय है या दोमट है। देखिए तो इसका रंग अगर आप बालथर का अभी मैंने बताया याद हो तो लाल पीला होता है। तो इसमें रेत और कंकर बहुत अधिक होंगे तो इसके अम्लीय होने के चांसेस ज्यादा होगा, अम्लीय मृदा होगा, ठीक है। आगे पढ़े। कगारी मृदा में कौन सी फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है। किस मृदा की बात की गई है,
कगारी मृदा को लेकर के। तो क्या मैंने कहा था यहाँ पर क्या होगा, अरहर, मक्का, सरसों, है ना, मतलब मोटे अनाज टाइप के जो चीजें होगा वो होगा। दक्षिणी पठार की मृदा को कितने उपभागों में बांटा गया है? अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार के पूरे मिट्टी को 3 भाग में और 3 में एक उत्तर, उत्तर को अभी आप बांट दीजिए 4 में, दक्षिण वाले को बांटिए आप 4 में, और जो पठारी वाला हिस्सा है, पठारी मिट्टी, इसको बांट दीजिए 2 भाग में, तो 10 हुआ ना। तो यहां पर कहा गया दक्षिणी पठार की मृदा को कितने उपभाग में, तो 4, सी विकल्प के साथ चलेंगे। देखिए कितना आसान है यहाँ पर, कुल मिलाकर के देखेंगे तो बहुत कठिन आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ ध्यान दीजिएगा ये दक्षिणी पठार आपसे पूछा गया है, हाँ, तो दक्षिणी पठार है ना, तो यहाँ पर दक्षिणी मैदान नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, दक्षिणी पठार कहा गया, तो पठार होगा तो ये 2 भाग, ये वाला पूछा गया है, ठीक है। मैदान होगा तो 4 और पठार होगा तो 2, तो फिर 2 के साथ आ जाइए। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे अभी मैं कंफ्यूज कर गया है ना, मैंने पठार पे ध्यान नहीं दिया, दक्षिण पे ध्यान दिया, तो मुझे लगा कि हाँ 4 ही होना चाहिए क्योंकि ये 4 है, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, यहाँ तो पठार है, तो पठार है दक्षिण का, तो वह 2 होगा। देखिए पठार हो या मैदान हो, दोनों तो दक्षिण में ही है ना। ये देखिए गंगा नदी ये जा रही है, तो ये दक्षिण का हिस्सा है, तो प्रश्न तो ऐसा ही बनेगा कि दक्षिणी मैदान भी, अगर मैदान तो इस हिस्सा में दक्षिणी मैदान, और इसको कहा गया दक्षिणी पठार, तो इसमें देखेंगे एक ये 2 ही भाग में बांटा गया है ना। यहाँ देखिए लाल एवं पीली मिट्टी और लाल एवं बलुई मृदा, ये वाला हिस्सा आपसे अभी पूछा गया था, तो ये भी देख लेना है कि कंफ्यूज नहीं करना है या जल्दीबाजी नहीं करना है कि दक्षिणी पठार और दक्षिणी मैदान कौन सा है, तो दूसरे के साथ, ए विकल्प के साथ। चलिए आगे, लाल बलुई मिट्टी बिहार के किन जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसमें आपको 2-2 का सेट यहां पर दे दिया है। एक इसमें कहा गया पटना और नालंदा, नहीं होगा। कैमूर और रोहतास, यहां पर आपको सोचना है। पूर्णिया और कटिहार नहीं होगा, दरभंगा मधुबनी नहीं। आसान विकल्प आपसे दे दिया। यही गया नवादा बना था तो थोड़ा कठिन विकल्प होता आपके लिए, ये आसान था, कैमूर और रोहतास, यानी कि ये वाला जो हिस्सा आपको कहा गया है ये पूछ लिया, ये आसान इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए हो गया। ये वाला कैमूर और रोहतास, ये वाला हिस्सा मैं पहले ही यहाँ पर लगाकर सर्किल रखा हूँ, वही आपसे प्रश्न बना। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से कुछ प्रश्न रहेंगे और इसका आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मिट्टी पे आपको 1 या 2 प्रश्न रह सकता है और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। किस और टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए ये कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग उस पर बात कर लेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।